हमारे साथ अरफा खानम शेरवानी भी जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है अरफा। मैं चाहता हूं कि आपकी टिप्पणी लूं इस मसले पर जो कर्नाटक में हो रहा है और दूसरे राज्यों में भी उसके नतीजे हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में, और कहां कहां वो आग फैलेगी हमें पता नहीं है। और इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये गृह युद्ध की तरफ देश बढ़ रहा है। इस आशंका से आप कितना इत्तेफाक रखती? मैंने अभी श्रवण गर्ग जी की कुछ मैंने बातें सुनी और मुझे थोड़ा-सा हैरानी हुई। मैं उनसे रिस्पेक्टफुली आई वुड वांट टू डिसएग्री विद हिम। देखिए, अमेरिका में या पश्चिमी देशों में और भारत में फ़र्क ये है कि वो अच्छी खासी फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज़ हैं। मैं भारत के लिए ये नहीं कह सकती। भारत का लोकतंत्र, भारत की लोकतांत्रिक जो संस्थाएँ हैं, उनके ऊपर जो जिस तरह का एक बायस्ड होने का जो चार्ज है, वो निराधार नहीं है। भारत में यहाँ पर जो सरकार, भूल जाइए आप, पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टियाँ सरकार में आती-जाती रहती हैं। आज भाजपा की सरकार है, कल को कांग्रेस की होगी, जो गुज़र गया कल तब कांग्रेस की सरकार थी। तो मैं पार्टियों को लेकर फ़िक्रमंद नहीं हूँ, मैं फ़िक्रमंद हूँ इस बात को लेकर कि कैसे जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक संस्थान हैं, उन्होंने जो सजदा करना शुरू कर दिया है, जो घुटनों के बल नहीं, मैं कहूँगी अपने माथे के बल जो टिक गए हैं, वो परेशानी की वजह है। परेशानी की वजह भाजपा और आरएसएस उतना नहीं है। दूसरी परेशानी की वजह है हमारा बदलता हुआ समाज। मैं जानती हूँ कि बहुत लोग ये कहते हैं कि ये चुनाव पर आधारित है, हालाँकि श्रवण जी भूल रहे हैं कि 2023 में चुनाव होने वाले हैं कर्नाटका में, और ये बहुत ही पोलराइज़्ड चुनाव कराने की ये कोशिश हो रही है। 23 भी बहुत दूर नहीं है और भाजपा की प्लानिंग जो है, वो कहते हैं 50 साल हम राज करेंगे। तो आप सोचिए कि 1 साल दूर जो इलेक्शन है, क्या उसको लेकर अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अफ़सोस की बात है कि चलिए, अगर ये चुनाव जीतने के लिए भी होता, तब भी मैं शायद बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होती। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम घटनाक्रम को देखें, तो हम मज़लूम के नज़रिए से देखें, जिसके ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, उसको हम कह लेने दें कि कितना गंभीर है मामला, उसको हम कह लेने दें कि उसका अनुभव क्या है। तो जो मज़लूम है, वो बताएगा कि कितना इसका इफ़ेक्ट है, क्या वो महसूस कर रहा है कि उसका नरसंहार होगा या नहीं होगा? क्या वो महसूस कर रहा है कि किसी तरह का गृह युद्ध होगा या नहीं होगा? कितना डर वो महसूस कर रहा है, कितना खौफ वो महसूस कर रहा है, कितना चिंतित वो हो रहा है। मैं कर्नाटका की वो लड़की जिसके ऊपर 100 गुंडे उसके पीछे थे और वो बिल्कुल उस पर हमला होने के एक बाल बराबर फासले पर थी। यानी मैं जब वो वीडियो देख रही थी तो कुर्सी से ऐसा लग रहा था कि गिर जाऊँगी अभी, कि इस लड़की को अभी क्या हो सकता है। मैं उस लड़की के नज़रिए से ये समझना चाहती हूँ कि कर्नाटक की राजनीति क्या है। मैं वहाँ के मुख्यमंत्री के नज़रिए से नहीं समझना चाहती, मैं वो 100 लोग जो उसके ऊपर हमला करने वाले थे, मैं उनके नज़रिए से नहीं समझना चाहती। तो हालात की कितनी संजीदगी क्या है, वो कितने गंभीर हैं हालात, मैं जो मज़लूम है उसके नज़रिए से समझना चाहती हूँ। मैं वापस आती हूँ अपनी बात पे, जब मैं ये कह रही थी कि अगर ये चुनाव के लिए भी होता, तो शायद मुझे इतनी फ़िक्र नहीं होती। समस्या ये है कि सिर्फ़ नेता नहीं, जो हमारा मतदाता है, यानी जो वोटर है, यानी जो हमारा समाज है, वो बदल रहा है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पिछले 10 साल में नफ़रत के इतने इंजेक्शंस लगा दिए गए हैं कि अब आपको किसी भाजपा आरएसएस की भी ज़रूरत नहीं है। पड़ोसी पड़ोसी के खिलाफ खड़ा हुआ है, क्लासमेट क्लासमेट के खिलाफ खड़ा हुआ है, लड़कियाँ लड़कियों के खिलाफ खड़ी हुई हैं, लड़के लड़कों के खिलाफ खड़े हुए हैं, कन्नडिगा दूसरे कन्नडिगा के खिलाफ खड़ा हुआ है, एक भारतीय दूसरे भारतीय के खिलाफ खड़ा हुआ है, कॉलेज में लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये इतना गंभीर लम्हा है जहाँ हम सबको ठहर जाना चाहिए, थम जाना चाहिए और पूछ लेना चाहिए अपने आप से कि इतिहास में ऐसा पहला क्षण कब आया था? आप ये देखिए कि बार-बार ये कहा जाता है कि नहीं, भारत तो बड़ा मजबूत लोकतंत्र है। मैं भी कहती हूँ, ज़ाहिर है, इतनी बड़ी आबादी वाला देश है और लोकतंत्र है तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो बन ही गया। लेकिन ये मत भूलिए आप कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि 5 साल में जो वोटिंग राइट है वो आपको मिल रहा है, कि 5 साल में आप गए और आपने अपना वोट डाल दिया। डेमोक्रेसी का मतलब होता है हर रोज़ उस लोकतंत्र को जीना। यानी एक एक जी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो संविधान की किताब वो नहीं है जिसको हमने माथे से लगाकर उसको रख दिया, या आज तो वो रखा भी नहीं जा रहा है माथे से लगा के, अभी तो वो किसी अलमारी में पड़ी हुई बंद किताब है जिसको झाड़ के धूल उस पे से हटा ली जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन और जो डेमोक्रेसी है उसको हर रोज़ हमें जीना है। क्या हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर बिहेव आरफा, कर रहे हैं? एक सवाल है।
चीज़ मुकेश जी बस एक बात कह लेती हूँ जी कि इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो इंडिविजुअल लिबर्टी की जो बात है, जिस पे हमारा पूरा संविधान टिका हुआ है। मैं आज यहाँ पाँचों लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि जो मुस्कान लड़की है कर्नाटक के कॉलेज की, उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी अगर सेफ नहीं है, तो क्या भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र क्या वो महफूज है या नहीं? जी, मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है, उससे जो खौफ पैदा हो रहा है, क्या आप उसको किधर जाते हुए देख रही हैं? क्या आपको लालू यादव की ये चिंता या उसके पहले दूसरे नेताओं ने जब धर्म-अधर्म संसदें हुई थी, तब भी ये पहली बार गृह युद्ध की बात नहीं, अब ये बार-बार थोड़े-थोड़े अंतराल में उठ रही है। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता की चिंता नहीं है। ये धीरे-धीरे ये चिंता, ये डर बहुत सारे लोगों के अंदर पैदा हो रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस चिंता को? देखिए, जेनोसाइड वॉच जो ये देखता है कि कहाँ-कहाँ इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, अभी उन्होंने वायर पे ही एक इंटरव्यू दिया उनके प्रेज़िडेंट ने, उन्होंने बताया कि ये 10 संकेत होते हैं, 10 निशानदेहियाँ होती हैं, जिससे ये पता चलता है कि क्या इस देश में ऐसी आशंका पैदा हो सकती है। गृह युद्ध मैं इसलिए नहीं कहूँगी, शायद अभी किसी पैनलिस्ट ने इससे पहले बोल दिया है, गृह युद्ध का मतलब होता है कि 2 इक्वल्स यानी 2 ताकतवर लोग और वो मैदान में आ रहे हैं, 2 ताकतवर समुदाय। यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात तो मुझे नहीं लगता क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि एक माइनॉरिटी कभी भी गृह युद्ध में एक इक्वल पार्टिसिपेंट के तौर पे नहीं आ सकता। तो जो नरसंहार की बात हो रही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब कि 20 करोड़ मुसलमानों का कत्लेआम हो जाएगा, लेकिन आप ये देखिए कि जो श्रवण गढ़ जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। यहाँ पे ये कोई कहने की कोशिश नहीं कर रहा है कि 20 करोड़ मुसलमानों का कत्लेआम हो जाएगा, लेकिन उससे पहले की जो निशानदेही है, आप उनको समझिए। देखिए, जब सबसे पहले इस पूरे कर्नाटका वाले ही हादसे को मैं आप उदाहरण बना के बताना चाहती हूँ कि जब इन लड़कियों ने कई हफ्ते तक स्कूल के बाहर बैठी हुई थी वहाँ और वो ये कह रही थी कि सर हमें अंदर आने दीजिए। कन्नड़ा में वो बोल रही थी सर हमें अंदर सर हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ़ इतना टाइम बचा है। यानी आप सोचिए पढ़ने के लिए और मैं कहती हूँ कि जो स्टूडेंट है वो हमारा एक सोशल एलीट है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं 100 में से 1 लड़की, 1 मुस्लिम लड़की ग्रेजुएट होती है, आपको पता है? 100 मुस्लिम लड़कियों में से 1 सरकारी आंकड़ा है ये, 1 मुस्लिम लड़की ग्रेजुएट होती है। वहाँ पर अगर 20 मुस्लिम लड़कियाँ वहाँ खड़ी हुई थी बाहर या मैं कह लेती हूँ वो 4 लड़कियाँ भी जो एंटर होना चाह रही थी और फिर पूरे 22 राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई, तो आप ये सोचिए कि वो लड़कियाँ कितनी मुस्लिम लड़कियों को रिप्रेज़ेंट कर रही होंगी। जब 100 में से 1 वो एम्पावर्ड लड़की होती है, वो सोशल एलीट होती है, यानी वो मौका मिल पाना कि आप कॉलेज की दहलीज़ तक पहुँच सकें। पहले तो घर वाले नहीं पहुँचने देते, समाज नहीं पहुँचने देता, गरीबी नहीं पहुँचने देती, मार्जिनलाइज़ेशन नहीं पहुँचने देता, उसके बाद जैसे-तैसे कोई लड़की कॉलेज पहुँच जाती है, तो आप कहते हैं कि बुर्का उतार के आइए, नकाब उतार के आइए, फिर आपको पढ़ने देंगे। ये कहाँ से जायज़ है, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का न्याय है? और मैं तो हैरान होती हूँ कई बार जब ये कहा जाता है कि ये स्मॉल माइनॉरिटी है। मैं भी ये बिलीव करती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं ऐसा सोचना चाहती हूँ कि ये स्मॉल माइनॉरिटी है, लेकिन मुझे वो मेजॉरिटी दिखा दीजिए जो ये कह रही है कि हमें ये स्वीकार नहीं है। वो मेजॉरिटी कहाँ है? वो मेजॉरिटी सड़क पे आके क्यों नहीं कहती कि नॉट इन माय नेम? वो मेजॉरिटी मुझे कर्नाटक के कॉलेजेस में क्यों नज़र नहीं आ रही? मोहल्लों में, सड़कों पर, टेलीविज़न पर, आपकी स्क्रीन पर, कहाँ है वो मेजॉरिटी? तो मैं जी, ये नहीं कह रही हूँ कि युद्ध होगा, मैं ये भी नहीं सोचना चाहती नरसंहार होगा। मैं ये कह रही हूँ कि हालात बहुत खराब हैं, बहुत असुरक्षा की भावना है, बहुत सारी लड़कियाँ घर की दहलीज़ के अंदर रोक ली जाएँगी क्योंकि कितने माँ-बाप ये चाहेंगे आप भी यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं, सब परिवार के लोग हैं, मैं भी एक परिवार से आती हूँ। कितने माँ-बाप ऐसे हैं जो कहेंगे कि हाँ, जान पे खेल के आओ बेटी और तुम जाके कॉलेज में पढ़ के आओ। तो जो 100 में से 1 लड़की ग्रेजुएट थी, आप चाहते हैं कि फिर 200 में 1 ग्रेजुएट ना हो। क्या उस तरह का समाज बनाना चाहते हैं? तो एक तरफ पूरा नैरेटिव है कि देखिए जो मुसलमान हैं वो बोझ हैं, सब्सिडी पे जीते हैं 6 बच्चे पैदा करते हैं और तमाम तरह की सब्सिडी मिलती है, भारत की अर्थव्यवस्था पे बोझ है। दूसरी तरफ वो पढ़ी-लिखी लड़कियाँ हैं जो ग्रेजुएट हैं, जो आर्टिकुलेट हैं, जो पॉलिटिक्स को समझना चाहती हैं, तो आप उनकी ऑनलाइन नीलामी कर देते हैं। तो ना तो आपको अनपढ़ मुसलमान पसंद है, ना आपको पढ़ा-लिखा मुसलमान पसंद है, ना आपको बेपर्दा औरतें पसंद हैं, मेरे जैसी जो कोट पैंट पहनती हैं, वो भी आपको पसंद नहीं है क्योंकि पॉलिटिक्स को समझती हैं, पॉलिटिक्स पे बात करती हैं, ना ही आपको बुर्के वाली औरतें पसंद हैं, जो कॉलेज जाती हैं। तो एक बार ये तय हो जाए कि आखिर वो कौन-सा मुसलमान है, जो स्वीकार किया जाएगा, कौन-सा मुसलमान है, जो भारतीय माना जाएगा। बिल्कुल।